हेलो टू एवरीवन, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। आज की ये जो वीडियो है ये केवल और केवल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। वो डिफेंस एस्पिरेंट जो कोशिश कर रहा है कि मैं जो हूँ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम जो है क्वालिफाई करूँ, अपना नाम जो है मेरिट लिस्ट में देखूँ, राइट? बिकॉज दैट पोजीशन इज ऑल्सो एट टॉप गेजेटेड ऑफिसर जॉब और कॉम्बैट रोल होता है उसमें, फील्ड वर्क, डेस्क जॉब, दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन होता है वो जॉब का। टॉप क्लास जॉब होती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट जो है दे ऑल्सो टारगेट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम विच इज अ राइट अप्रोच। तो कैसे एक डिफेंस एस्पिरेंट जो है वो सीएपीएफ एसी का एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट कौन होता है। देखो, डिफेंस एस्पिरेंट जो होता है वो एक ऐसा होता है स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लेता है कि मेरे को ना ये वाला जो एरिया है बहुत फैसिनेट करता है। मेरे को वर्दी, ऑलिव ग्रीन, स्टार्स, आर्म्स, आर्सेनल, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और मैं इसी फील्ड के अंदर अपने आप को एक्सेल करूंगा। वो जो एस्पिरेंट होता है वो स्टार्ट कर देता है अपनी तैयारी फ्रॉम द एनडीए, या एनडीए मान लीजिए उसको नहीं अवेयरनेस होती है या फिर वो एनडीए का एग्जाम नहीं दे पाता है, एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाता है। तो या तो वो एनडीए का स्टूडेंट होता है जो आगे जाके सीडीएस में जाता है, सीडीएस में जाता है और साथ ही साथ अपना जो है एफ कैट की तरफ तैयारी कर रहा होता है। सो ये जो एस्पिरेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड डिफेंस एस्पिरेंट, जो हार्ड कोर डिफेंस एरिया से आते हैं और प्रिपरेशन सीएपीएफ की भी करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो आर्म फोर्सेज होती है। चलो, सो डिफेंस एस्पिरेंट की कैटेगरी में आता है एनडीए स्टूडेंट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे फौजी भर्ती रैली होती है या और भी कई तरीके की एंट्रीज होती हैं, उसमें भी वो भी डिफेंस है। बट हम लोग अब बात कर रहे हैं ऑफिसर्स लेवल की बात कर रहे हैं। तो एनडीए स्टूडेंट हो गया, सीडीएस स्टूडेंट हो गया, एफ कैट स्टूडेंट हो गया। तो ये स्टूडेंट भी सोचता है और आजकल तो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस होने की वजह से क्या कर रहा है कि बच्चा जो है अपना एक टारगेट सेट कर रहा है कि मेरे को वर्दी चाहिए। तो वर्दी चाहे वो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के थ्रू हो, किसी भी तरीके से, बट वर्दी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कैटेगरी का स्टूडेंट जो होता है जो एनडीए से सीडीएस में भी जाता है तो वो सीएपीएफ की भी तैयारी करने की सोचता है और करना शुरू कर देता है। अब इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ दीज आर 28 प्लस सिलेक्शन इन द रीसेंट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। इनकी टॉपर टॉक इंटरेक्शन भी है, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन है। हर टॉपर ने हमारे साथ एक ना एक वीडियो के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है अपने अभिपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, टाइम टू टाइम हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर आती रहती है। ठीक है, चलो, ठीक है। सो अगर इन्हीं स्टूडेंट्स में से मैं अगर बताऊं ना तो ज्यादातर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे होंगे सिविल सर्विसेज वाले। ज्यादातर स्टूडेंट जो है यहाँ पे सिविल सर्विसेज वाले हैं। जैसे मैं सीएपीएफ अगर बात करूं कि किसी ने सीडीएस और जो डिफेंस कैटेगरी के अंदर आता है ना डिफेंस एस्पिरेंट, उसने अगर सीएपीएफ इन स्टूडेंट्स में से निकाला है, उस कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, तो उसमें है शुभम, ठीक है, उसमें है ओम प्रकाश, देन उसके बाद जो है उसके बाद हनीफ भी है जो सीडीएस कैटेगरी से उन्होंने सीडीएस भी निकाला, सीएपीएफ भी निकाला, सिविल सर्विसेज में नहीं था इतना बैकग्राउंड। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा और कोई स्टूडेंट नहीं था जो कि एक प्रॉपर सीडीएस एंड सीएपीएफ की तैयारी कर रहा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड वाले थे। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं सीएपीएफ का, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आगे जाके जो सिलेक्ट होने के बाद जाते भी नहीं है। ठीक है, और डिफेंस कैटेगरी का जो स्टूडेंट होता है, डिफेंस एस्पिरेंट, वो चाहता है कि मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भी क्वालिफाई कर लूं, लेकिन उसकी चाहत पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि उसको रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे एज होता है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को, राइट? वो क्वालिफाई कर लेते हैं, अपियर करते हैं, इंटरव्यू में एवरेज लाते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ डिफेंस एस्पिरेंट अगर थोड़ा सा अपनी राइट स्ट्रैटेजी अपनाए, थोड़ा सा समझ के साथ अपना करे, तो वो रिटर्न में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने को पहुंचा सकता है इंटरव्यू में। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा जो हार्ड कोर डिफेंस वाला होता है ना, वो अगर यूपीएससी या इसी के इंटरव्यू में पहुंच जाए तो 100 से कम मार्क्स उसको मिलते नहीं है। इन दोनों का ये एग्जाम्पल भी है।
ठीक है। सो यहाँ पे इनको भी अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में, तो ये एक बहुत अच्छा एज रहता है जो डिफेंस एस्पिरेंट हार्डकोर होता है, जो एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर ले सीएपीएफ का। ठीक है, अब एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसी के ऊपर आज मैं चर्चा भी करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पेपर 2 का मोस्ट इंटेंसिव कोर्स है, जो आप ही की प्रॉब्लम को केटर करेगा, आप ही की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। राइट, इस कोर्स के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, ताकि आपको सही में लगे कि अब हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका सोल्यूशन इस कोर्स के अंदर होगा। चलो अब देखते हैं आगे। और दिस इज व्हाट आवर लाइव कोर्स इज ऑल अबाउट। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, 5:45 पे डेली क्लासेस हो रही हैं, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। दिस इज फॉर पेपर 2, पेपर 1 का भी हमारे पास कोर्स है, और यहाँ पे 7 डेज फ्री ट्रायल भी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से उसको क्लिक कीजिए, 7 दिन का ट्रायल लीजिए, 7 दिन तक देखिए क्लासेस को, एंड फिर अपना मन बनाइए। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है डिफेंस से कैटेगरी से, डायरेक्टली कॉल कर दीजिए, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ सीएपीएफ की कुछ डेट्स है जो मैं आपको बता देता हूं, अगर सीडीएस एफकैट वाले स्टूडेंट्स हो, कुछ डेट्स का ध्यान रखो। जैसे 20 अप्रैल 2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीएपीएफ का आएगा, पता चल जाएगा कितनी वैकेंसी है, क्या है क्या नहीं है। इस बार शायद पॉसिबली अच्छी वैकेंसी आए, तो ये है। उसके बाद एग्जाम जो होगा वो 7 अगस्त को होगा। ठीक है, 7 अगस्त इज द डेट जब एग्जाम होगा आपका। ठीक है, अगस्त 7 अगस्त हो गया, और मेरे ख्याल से सितंबर में ही सीडीएस का भी एग्जाम होगा। तो वही तैयारी है आपकी, वही उसी फ्लो में जाना है। बस आपने डेट्स याद रखनी है कि इस दिन को मैंने अपना प्रिपरेशन करना है, इस दिन से पहले पहले। उसके बाद देखो रिटन एग्जाम आ जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में रिजल्ट, और नवंबर के बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, मेडिकल शुरू होगा, और फरवरी मार्च के महीने में आपका इंटरव्यू शुरू, और मार्च के एंड में आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा कि सिलेक्ट, नॉट सिलेक्ट, मेरिट में आए हो, नहीं आए हो। राइट, तो इसका ये प्रोसेस होता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए तो डेज कितने बचे हैं। देखिए नोटिफिकेशन से अभी आज से नोटिफिकेशन तक की बात करें, 38 डेज आर लेफ्ट, और वैसे अगर बात करें तो 146, 140-45 दिन बचे हुए हैं। मतलब वी हैव स्टिल अ वेरी गुड अमाउंट, गुड नंबर ऑफ डेज जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। राइट, चलो अब देखिए इस एग्जाम में ना जितना भी डिफेंस एस्पिरेंट है, ध्यान से सुन लो, कान खोल के ध्यान से सुन लो। अगर तो वर्दी चाहिए 3 स्टार वाली, अगर तो 150 बंदों को, 140-200 बंदों को आपने ट्रेन करना है, आपने लीड करना है, वो आपके ऑर्डर पे बैठेंगे, आपके ऑर्डर पे खड़े हो जाएंगे, और आपके ऑर्डर पे भागना चालू कर देंगे। कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक आपके कमांड के अंडर नीचे होंगे। राइट, तो ये चीज ध्यान से सुन लो कि प्रोसेस में 3 स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं, लेकिन जितना भी डिफेंस एस्पिरेंट है याद रख लो, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन। यहीं पे ज्यादातर डिफेंस एस्पिरेंट, मतलब मैं कहूँ ना 100 बच्चा भी दे रहा होगा ना सीडीएस एफकैट वाला पेपर, तो उसमें से ज्यादा मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10 बच्चा होगा जो रिटन क्वालिफाई करेगा और फिजिकल मेडिकल के लिए जाएगा। अदरवाइज 90 लोग जो होते हैं वो सिर्फ पेपर दे के आते हैं, एक्सपेक्ट करते हो जाएगा, नहीं हो पाता। राइट, और बाकी सब आपके लिए मक्खन हो जाएगा। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि आप मुझे कॉल कीजिएगा, फिजिकल मेडिकल मैं निकलवा दूंगा, क्योंकि यू आर ऑल वेल ट्रेन्ड कि डिफेंस में ही जाना है, तो वो आपका होगा ही होगा। इंटरव्यू भी आपका एज होगा, इंटरव्यू अब भी आपका प्लस पॉइंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इंटरव्यू भी आपका प्लस पॉइंट होगा। तो आपने सिर्फ रिटर्न के ऊपर अभी ध्यान देना है। अब कैसे रिटर्न पे ध्यान देना है उसका भी सोल्यूशन मैं दिखाता हूं कैसे, बहुत सिंपल तरीके से। देखो सीएपीएफ के अंदर 2 पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस हैं और 250 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा, और पेपर 2 में 6 सवाल हैं पेपर 2 के अंदर, और 6 सवाल जो है वो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है, फिर कंबाइंड कट ऑफ होती है, फिर जाके आपका पेपर क्वालिफाई होता है। और सीएपीएफ की प्रिपरेशन में देखो, सीडीएस की प्रिपरेशन में तो ये होता है, एफकैट की में ये होता है कि दीज आर कंपैरेटिवली फॉर दिस इन कंपैरिजन टू सीएपीएफ, CDS एंड एफकैट आर कंपैरेटिवली इजियर एग्जाम्स। दे आर इजियर बिकॉज उसमें क्या रहता है, उसमें आप जो है आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। एंड यहाँ पे जो CDS एफकैट वाला कंपटीशन है उसमें सिविल सर्विसेज वाले डायरेक्टली कूदे नहीं होते,
वहाँ पे केवल डिफेंस वाले ही ज़्यादा आपको दिखते हैं, इसीलिए कंपटीशन वहाँ कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा है। लेकिन एक बार इस रिटर्न वाले कंपटीशन से, मैं बोल रहा हूँ पूरे कंपटीशन से नहीं, सिर्फ रिटर्न वाले कंपटीशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया तो आपको सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब देखो पेपर 1 में 125 है और पेपर 2 में ये है। मैं पेपर 1 की बात बता देता हूँ, पेपर 1 में क्या सिस्टम चल रहा है। पेपर 1 में आपके पास जैसे सीडीएस के ओटीए में और आईएमए एएफए और इसमें जो जीके का पेपर आता है, जो सीडीएस के एग्जाम में जो जीके पेपर आता है, ठीक है, अगर उसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया, उसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स, इनको अगर अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो इसका मतलब आप ये समझ के चलिए कि पेपर 1 जो आपका सीएपीएफ का है उसमें यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर द एग्जाम, डेफिनेटली फॉर श्योर। कैसे, देखो अब इसमें क्या है ना, अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, अप्रोच बता देता हूँ। जैसे सीडीएस में आपने ना ये सारे कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सब पढ़ा होगा। ठीक है, आपने अगर सीएपीएफ सीडीएस का आईएमए का पेपर आप दे रहे हो तो उसमें आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा, यू हैव कंप्लीटेड द मैथमेटिक्स ऑल्सो, मैथमेटिक्स भी आपने किया होगा। सो ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होगा, आपकी जीके भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन में ये तो आप कर ही लोगे अच्छे से अटेम्प्ट, उस सिचुएशन में आप ये तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। प्लस अब प्लस क्या है, प्लस इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है कि आपने मैथ्स जो है, अगर मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, चलो माना कि इंग्लिश उसमें आपका जो सीडीएस है उसमें रीजनिंग नहीं आती, ठीक है, क्या उसमें रीजनिंग नहीं आती, तो कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, रीजनिंग के आते कितने सवाल हैं सीएपीएफ के अंदर, राइट। तो रीजनिंग अगर मान लीजिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, तो मैथ्स आपका ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, सीडीएस की तैयारी के दौरान मैथ्स आपका अच्छा है, ये आपके अच्छे हैं, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द पेपर 1 कट ऑफ, अच्छा स्कोर कर लोगे। क्योंकि मैथ्स अगर अच्छा है तो जल्दी 25 सवाल आएंगे मैथ्स रीजनिंग के, तो उसमें मैथ्स के जो कंपोनेंट होगा वो आप बहुत तरीके से कर लोगे, रीजनिंग भी कुछ टाइम की बात है वो भी कर लोगे। मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया, 25 में से 20 सवाल ठीक कर लिए, आप 40 नंबर एक्स्ट्रा खींच लोगे। ठीक है, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 40 मार्क्स मैथ्स रीजनिंग के आ जाएंगे आपको। ठीक है, और बाकी जो एरिया होगा, बाकी जो एरिया उसमें एवरेज गुड परफॉर्म करोगे, आप पेपर 1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको पेपर 1 के लिए कुछ जितने भी सीडीएस एफकैट के एस्पिरेंट है उनके लिए देखो, जो एफकैट वाला एस्पिरेंट है वो सीडीएस का भी होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ एफकैट वाला ही एस्पिरेंट को टारगेट कर रहा हूँ। अगर सिर्फ वो अकेला एफकैट वाला एस्पिरेंट है तो फिर ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई सीडीएस एस्पिरेंट है, उसने थोड़ा सा भी एफर्ट और लगाया तो ये वाले एरियाज को अच्छे से दिमाग से कर लेगा, और मैथ्स रीजनिंग जो एक्स्ट्रा आता है वो भी कर लेगा, क्योंकि सीडीएस में पढ़ा होगा मैथ्स। ठीक है, तो वो पेपर 1 का बहुत अच्छे से कर सकता है। और पेपर 1 के लिए अगर देखा जाए तो ठीक ठीक, जो अगर 130 मार्क्स भी ला रहे हो पेपर 1 में 250 में से, तो दैट इज वेरी गुड, कॉम्पिटेटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होप छोड़ दो, ये नहीं यार मेरा तो हो ही नहीं सकता, 130 प्लस मार्क्स लाना, इट्स कॉम्पिटेटिव, गुड है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो सीडीएस वाला एस्पिरेंट है वो फिर भी क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहा पेपर, है ना, सीएपीएफ वाला। अगर इवन इफ वो सीडीएस में अच्छा स्कोर कर रहा है, जीके के अंदर, है ना, मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर रहा है, तो पेपर सीएपीएफ का पेपर क्यों नहीं क्वालिफाई अच्छे से हो पा रहा है? क्वेश्चन इज दिस। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? और सबसे बड़ा रीजन ये जो रीजन है, इस वजह से बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट घुसने की कोशिश नहीं करते सीएपीएफ में। वो सोचते हैं यार पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है, वो सोचते हैं यार ये तो ना सिविल सर्विसेज वाले करते हैं पेपर क्लियर, हम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो सीडीएस वाले बच्चे हैं। बट ये अप्रोच आपकी गलत है, उसी का सोल्यूशन मैं अभी देने वाला हूँ आपको। पहले हम पेपर 2, सोल्यूशन इज दैट बिगेस्ट हर्डल इज पेपर 2, वो बिगेस्ट हर्डल पेपर 2 है। ये पेपर 2 का जो सोल्यूशन है वो आपके लिए स्पेसिफिकली है। क्या, देखो पेपर 2 में पहले अंडरस्टैंड कर लेते आता क्या है। जैसे ऐसे हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, रिपोर्ट राइटिंग हो गए, प्रेसे हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर हो गया। ठीक है, 6 कंपोनेंट आपके आएंगे। आपके ये जो 6 कंपोनेंट है, अब देखो पढ़ने में ऐसा लग रहा है बड़ा पेपर है, बिल्कुल लेंथी पेपर होता है, बहुत लेंथी पेपर होता है। ऐसे के अंदर 4 ऐसे लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट के अंदर 2 रिपोर्ट, प्रेसी 1 आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर के 25 सवाल आएंगे, 25 नंबर का आएगा। तो ये 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है,
200 मार्क्स का पेपर 2 होगा, जिसमें आपको कितने घंटे में करना है? 3 घंटे में करना है। आप बोलेंगे 3 घंटे में हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। आजकल के टाइम पे ये सब बच्चों को पता होता है, जो सीरियस वाला होता है उसको पता है कि 3 घंटे में 200 मार्क्स का पेपर मैं कर लूंगा। लेकिन और उसको पता है कि पेपर पूरा करके ही आऊंगा, और कर भी लेता है, लेकिन तब भी क्वालिफाई क्यों नहीं होता? रीजन इसका सबसे बड़ा है कि आज का जो एग्जाम है सीएपीएफ का बहुत कॉम्पिटेटिव हो चुका है, और सिर्फ पेपर कंप्लीट करना इज नॉट दी हर्डल नाउ, इट इज द कंप्लीट द पेपर विद क्वालिटी। तब आपका पेपर क्वालिफाई होगा, मतलब अच्छा आप सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो ऐसे है दैट इज जो ऐसे कंपोनेंट होता है वही आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन रहते हैं। रेस्ट ऑल पेपर नीड्स टू बी गिवन इन इंग्लिश ओनली, राइट। सिर्फ इंग्लिश में ही देना है। प्रेसिराइटिक कॉम्प्रिहेंशन जो है, अदर कम्युनिकेशन जो ग्रामर वगैरह हो गए, वो इंग्लिश में ही देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है जो पेपर 2 है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो यूपीएससी ने इस तरीके से बताया है कि आपको पेपर 2 के अंदर कम से कम 50 नंबर लाने होंगे, तभी आपका जो पेपर 2 है वो क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन 50 नंबर लाने से हो जाएगा सब कुछ? नहीं। 50 नंबर क्या, आजकल तो 75-80 नंबर भी लाओगे तब भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो कम से कम पेपर 2 के अंदर जितना भी बच्चा है वो कम से कम 100+ मार्क्स का टारगेट रखे, तब जाके बात बनेगी। 100+ मार्क्स 200 में से, ठीक है। तो ये याद रखिए आप पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक इंटरव्यू लिया था, एक इंटरेक्शन किया था किसके साथ, आई कैन स्टिल रिमेंबर, हिज नेम इज सुजीत। आप सुजीत का नाम देखिएगा, इंटरेक्शन में सुजीत आप लिखिएगा तो आपको सुजीत का इंटरेक्शन मिलेगा। उन्होंने यही कहा था, ही इज दिस टाइम टॉपर एंड गॉट अ वेरी डिसेंट रैंक ऑल्सो। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैंने 2018 में पेपर दिया था तो आई गॉट 46 मार्क्स, आई गॉट 46 मार्क्स इन पेपर 2 एंड पेपर 1 में आई स्कोर्ड लाइक 150 मार्क्स। अगर 46 मार्क्स प्लस 150 मार्क्स मिलाया जाए तो ही वॉज एबल टू क्वालिफाई द कंबाइंड कट ऑफ, ठीक है। कंबाइंड कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे थे, कंबाइंड कट ऑफ से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा जा रहे, लेकिन उस 4 नंबर की वजह से उनका पेपर क्वालिफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर 2 सीडीएस एस्पिरेंट, एफकैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। कैसे, वो मैं चीज बता देता हूं अभी कैसे। देखिए चैलेंजेस क्या है पेपर 2 सीडीएस एस्पिरेंट या जो एफकैट एस्पिरेंट है, ये क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो कंटेंट का चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल एक एस्पिरेंट क्या कर रहा है, वो कंटेंट तैयार कर रहा है पेपर 2 के लिए। कहां से? न्यूज़पेपर से, क्योंकि उसको बोला गया है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, 6-8 महीने के आपका सब कुछ बात सेट हो जाएगी, है ना। न्यूज़पेपर से, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। न्यूज़पेपर से वो पढ़ रहा है, मैगजीन से, ठीक है, मैगजीन से वो पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ रहा है कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से। बहुत सारे फ्री के टेलीग्राम चैनल बन गए हैं और वो कंटेंट डाले जा रहे हैं, एडिटोरियल डाले जा रहे हैं, उसका स्क्रीन शॉट डाले जा रहे हैं। बच्चा पढ़ते जा रहा है और सोच रहा है कि मैं बहुत तगड़ा तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ। उसके अलावा एक मतलब बेसिक सी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं ऑनलाइन लेवल पे, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ये वो फलाना धमकाना, बहुत सारी इस तरीके से। बच्चा क्या कर रहा है? नोट मेकिंग कर रहा है, ठीक है। पेपर 2 के लिए नोट मेकिंग कर रहा है कि हाँ मैं अपने नोट्स ही बनाना शुरू कर दूंगा, और ये, ठीक है। आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। कटिंग रख रहा है, न्यूज़पेपर की कटिंग रख रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर की क्या कर रहा है? कटिंग रख रहा है कि हाँ ये सब न्यूज़पेपर कटिंग में रख लेता हूँ, अच्छा लगता है, और भर भर के मैं कटिंग्स रख लूंगा और रिवीजन भी मेरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट कर रहा है कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हो। हर एक का अपना अपना नज़रिया, हर एक का अपना अपना तरीका है, अप्रोच है, वो करना चाहता है करे। इस चीज़ को करते करते ये तो एनालाइज हो गया। इस चीज को करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो दिस थिंग इज वेरी क्लियर दैट यू आर हार्ड वर्किंग इन नेचर, यू आर हार्ड वर्किंग इन नेचर। बट सिर्फ हार्ड वर्क डजंट लीड टू सक्सेस आज के टाइम पे, क्योंकि जो सक्सेस है वो तब मिलती है जब आप वो काम
एफिशिएंसी करो से करो, प्रोडक्टिविटी से करो। समझ आ रहा है? सो ये जो सक्सेस है ये कैसे मिलेगी? ये सक्सेस मिलेगी स्मार्ट वर्क करके। मतलब वही काम, वही कंटेंट आपको कुछ नहीं करना है। आपको वो कंटेंट को जो ये सारा काम है ये हम लोग करके दें आपको कि इतना इतना करना है, ये सब पढ़ना है, तो आपका वो काम जो है बहुत आसानी से बहुत कम टाइम पे हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी आउटपुट वही आएगा, आपके पास भी वही चीज़ होगी और ये जो बच्चे फॉलो कर रहे होंगे उनके पास भी वही चीज़ होगी। लेकिन ये लोग 10-10 घंटे अपना लगा रहे होंगे, 5-5 घंटे डेली के लगा रहे होंगे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगा रहे होंगे सिर्फ ये इकट्ठा करने में। ठीक है, उसको रिवाइज, याद, वो तो आगे की बात है, लिखना वो आगे की बात है। समझ आ गया? तो ये चीज है। अब इस चीज को सोल्यूशन देने के लिए हमने क्या ऑफर करते हैं? कंटेंट हम लोग अपने, हमारे जो पेड लाइव कोर्स है जिसका 7 डेज ट्रायल भी आप ले सकते हैं, इसमें व्हाट वी प्रोवाइड डेली क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस एट 5:45। ठीक है, आज पॉलिटी गवर्नेंस का इशू है, प्रीतम सर विल बी टेकिंग दैट लेक्चर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर है, बहुत जबरदस्त इशू है, लाइव क्लास होगी। इसके अलावा इस लाइव क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा आप ही के स्टूडेंट डैशबोर्ड में। हमारे पास क्या है, हमारे पास पोर्टल भी है, हमारे पास एप्लीकेशन भी है, दोनों में, तो दोनों में एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना? तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं एक जगह पे, और ये सारा कंटेंट जो है लाइव जा रहा है, अपडेटेड जा रहा है, और सबसे एक्सपर्ट फैकल्टी इस चीज को कर रही है। ठीक है, और एक घंटा जो है 1 आवर की ये क्लास हो रही है डेली लाइव। ठीक है, आधा 15 मिनट जो है 15 मिनट्स आप एक्स्ट्रा लगाएंगे इस पीडीएफ को लर्न करने के लिए, इस पीडीएफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपका 1.25 घंटे में एक दिन डेली अगर आप इस तरीके से डिवोट करोगे फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू कर दो, तो आपका पेपर 2 क्यों नहीं तैयार हो पाएगा, मुझे बताओ, है ना? तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्मार्ट वर्क। दिस इज वेयर वी एज अ प्लेटफॉर्म हम लोग दिखाते हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। सिलेक्शन आप ही ने खुद का करवाना है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आपकी सिलेक्शन हम करवा के देंगे। भैया सिलेक्शन तो आप खुद ही करेंगे। हम तो आपका जो काम है, जो इतना टीडियस काम है, जिसमें आज के टाइम पे आपको 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे तैयारी के लिए, उस काम को हम लोग 1 साल में करवाने की पूरी अपनी मेहनत करते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे काम आता है, हमारी एफिशिएंसी यहाँ पे आती है। ठीक है, चलो ये हो गया कंटेंट के ऊपर, कंटेंट का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अब आता है दूसरा चैलेंज जो बच्चे के लिए दिक्कत देता है, दैट इज सिलेबस कवरेज। सिलेबस कवरेज कितना है, क्या क्या करें, कितना करें? 6 कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट में कितना कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, कि भैया एसे भी है, आर्ग्यूमेंट भी है, रिपोर्ट राइटिंग भी है, प्रेसी भी है, कॉम्प्रीहेंशन भी है, ग्रामर भी है, ये सब कैसे करें, कितना करें, है ना? सिलेबस में आपके पास एसे के अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर अलग अलग इश्यूज है। वो इश्यूज क्या है? वो इश्यूज क्या है? पॉलिटी गवर्नेंस का इशू है, ठीक है, उसके बाद सोसाइटी का इश्यूज है, देन इन्वायरमेंट है, उसके बाद अपना डिफेंस सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब इश्यूज है। ये सिलेबस है इसका। लेकिन उस सिलेबस के चक्कर में बच्चा जो है परेशान हो जाता है कि कितना कितना कवरेज करना है, क्या डेप्थ होनी चाहिए उस सिलेबस की, क्या डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी रैंडम सी मैगजीन उठा के किसी ने बता दिया और पढ़ना चालू कर दिया, वो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आप कर रहे हो, राइट? इसके अलावा अब मैं बताता हूं कि यहां पे ना एक चीज आप ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। देखो पेपर 2 ना यूपीएससी ले रहा है, ठीक है, सीएपीएफ यूपीएससी लेता है, और यूपीएससी का जो पेपर 2 है उसका स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए किसी का दम नहीं है, मैं अभी आपको सीधे बता रहा हूं। लेकिन आप उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर सकते हो, और वो कोशिश कौन करेगा? वही करेगा जो फैकल्टी जिसने 15-20 साल अपने आईएएस मेंटरिंग में किए हैं, सिविल सर्विसेज मेंटरिंग में किए हैं, वही फैकल्टी कर पाएगी, वही जानती होगी नेचर ऑफ द एग्जाम, वही पता कर सकती है कि हाँ इस बार यूपीएससी ने इस तरीके से पूछा, नेक्स्ट ईयर कैसा पूछेगा। वो एनालिसिस वो कौन करेगा? 1-2 साल पुराना बच्चा कर लेगा? बताओ, वो फैकल्टी पढ़ाएगा आपको।
अगर वो फैकल्टी पढ़ा रहा है या कोई वैसा फैकल्टी पढ़ा रहा है जो जिसने एक टाइम पे एग्जाम क्वालिफाई किया था और उसके बाद कुछ सर्विस किया बाहर जाके, उसके बाद वापस आ गया और आपको पढ़ा रहा है, नहीं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल इनफ। यहाँ पे इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए वो फैकल्टी इज रिक्वायर्ड जिसका अपना ही एक सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड है, जिसने सिविल सर्विसेज के बच्चों को 15-20 साल मेंटोर किया है। तब जाके बात बनती है, तब जाके थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, तब जाके थोड़ा लगता है कि हाँ, हमारा जो भविष्य है वो सही हाथ में। नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको ऐसे बथेरे कोर्स मिल जाएंगे जो आपसे 2-2, 3-3, 1500 रुपया चार्ज ले लेंगे, टेलीग्राम चैनल में बता देंगे जो भी है फलाना धमकाना, और कर देंगे आपका टाइम पास। ऐसा बहुत है। तो ऐसे ऐसे उस चीज में मत फंसिए, ट्रैप में मत फंसिए। यू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टी। फैकल्टी में यू सी आर फैकल्टी। हम लोग आजकल क्लासेस जो है कुछ यूट्यूब पे भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि कंटेंट कैसा दे रहे हैं। आज यूट्यूब पे ही 5:45 पे क्लास है प्रीतम सर की, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ही इज हैविंग दैट एक्सपीरियंस। और वही एनालिसिस जो है वो आप पकड़ेंगे तब जाके वहां पे आंसर लिख पाएंगे। और राइट, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। उसके अलावा फैकल्टी आपका क्लियर हो गया। एंड ये जो हमारा पेपर 2 का कोर्स है ना, ये पेपर 2 का कोर्स की सबसे कोर स्ट्रेंथ, और जो शायद पहली बार ही इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पेपर 2 के लिए है, वो हमारी फैकल्टी ही है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस, जो सीडीएस और एफकैट वाला बच्चा है ना, वो पेपर 1 में तो कमाल करेगा, कर सकता है, मेहनती होगा, कर सकता है। पेपर 2 में वो कहीं आलतू फालतू कोई कंटेंट वंटेंट पढ़ ले, मैगजीन पढ़ ले, या जो भी पढ़ना चाहता है पढ़ ले, लेकिन क्या उसको एक प्रॉपर प्रैक्टिस करने का पता चल पाएगा कि वो कर पाएगा डेली प्रैक्टिस। अब हमारे में क्या होता है, आप 1 घंटे का लेक्चर सुनिए, कई बार वो 1 घंटा 1.5 घंटे में भी हो सकता है या 50 मिनट में भी हो सकता है। आपने एक लेक्चर सुना, आपकी पीडीएफ आपके पास आ गई, ठीक है। अब सीधा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे कूद सकते हो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, आप जो आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको कर सकते हो। तो सीधा क्लास लगाया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, क्लास लगाया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। सो इससे क्या कंटिन्यूटी बैठेगी और इसी से इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट के साथ प्रैक्टिस इज वेरी रिक्वायर्ड और यही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्यों सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट क्वालिफाई करते हैं एग्जाम्स को, क्योंकि उन्होंने तैयारी सिविल सर्विसेज के टीचर से की होती है ना। सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे कर रहे हैं, वो टीचर से कर रहे हैं जो सिविल सर्विसेज 20-15 साल के एक्सपीरियंस मास्टर है, तभी तो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्यों ये चीज, अगर सीएपीए पेपर 2 भी उस लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिविल सर्विसेज तक का उसका दम है, तो क्यों वो जो पेपर 2 है उसको कोई भी पढ़ा दे, वो वही पढ़ाए जो सिविल सर्विसेज का टीचर है, वही पढ़ाए, तब बात बनती है, तभी वो प्रोग्रेस दिखती है। चलो, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, देखिए ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। टाइम मैनेजमेंट ये कैसे करोगे, जब एक बार आपने कोर्स शुरू कर दिया अपना, 1 महीना कोर्स देखिए, कंटेंट रिच कीजिए, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कीजिए, ये सारी चीजें। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, टाइम मैनेजमेंट और ऑटोमेटिकली खुद ही होता रहेगा। समझ आ गया। तो टाइम मैनेजमेंट इज अनदर पॉइंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है, यस, टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट सीरीज देंगे, प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, खुद टाइम मैनेज होगा, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन, ये भी एक अनदर चैलेंज है। सीडीएस एफकैट का स्टूडेंट ये सोचता है कि यार ठीक है पेपर दे देते हैं और 1 महीना 2 महीना पहले तैयारी शुरू कर देते हैं पेपर 2 की, तो शायद क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 इज ऑल अबाउट कंटेंट हम लोग मैगजीन से पढ़ लेंगे, इश्यूज देख लेंगे कहीं से, है ना। नहीं, ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन फॉर पेपर 2 इज बेस्ट। कौन सी है एडुकेट, कम से कम 4 महीने, मिनिमम 4 मंथ्स जो है आपके पास होना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2, प्रॉपर 4 मंथ्स। 4 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट आई कैन स्कोर 100+ मार्क्स, है ना। ये लॉजिकल है, टाइम भी है और प्रिपरेशन भी वैसी चल रही है, तब 4 महीने में आप ये सब देख सकते हो। सो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स शुड बी लाइक दिस, ठीक है। इट शुड नॉट बी 1 मंथ 2 मंथ, 4 महीने। और इसीलिए हमारा भी पेपर 2 का जो कोर्स है वो कितने महीने का है, देखिए 23 फरवरी से हमने इसको शुरू किया था, 23 फरवरी, और ये चलेगा 10 जुलाई तक,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मतलब 4 साढ़े 4 महीने का ये कोर्स है। क्यों? क्योंकि हम भी 2 महीने का कोर्स निकाल दें, 1 महीने का कोर्स निकाल दें, बट कोई फायदा ही नहीं है। हमने सिर्फ ये थोड़ी है कि पढ़ाना ही है, हमें तो रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट से पेपर क्वालिफाई करने वाले नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए जो फाइनल रिजल्ट है। एंड दिस इज व्हाट आर आइडियोलॉजी इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, एंड दिस इज व्हाट वी आर, कि यहाँ पे हर कोई टीचर जो है अपने चीज में मास्टर है। फैकल्टी इज आर कोर कॉन्सेप्ट फॉर मेकिंग एनी डिलीवरिंग द कोर्सेज। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी हैव। एंड कोई भी डाउट रहेगा डायरेक्टली कॉल टू अस, डायरेक्टली मैसेज कर दो, कॉल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आपकी इच्छा है। आई विल बी हैंडलिंग ऑल दोज क्वेरीज। तो यू विल नॉट रिग्रेट कि हाँ चलो कुछ ऐसा वैसा, यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन एंड लाइक ऑल्सो। ठीक है, अगर अच्छी चीज़ें लगी होंगी, डिफेंस एस्पिरेंट, मुझे पता है खून आपका बहुत खौलता है, आप चाहते हो कि आप करना चाहते हो, एसएसबी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, दिस इज प्रिडिक्टेबल, दिस द प्रोसेस इज प्रिडिक्टेबल, प्रोवाइडेड दैट यू पुट ऑल योर एफर्ट इन द रिटन, देन इट इज प्रिडिक्टेबल फॉर यू। सिविल वाले के लिए शायद ना हो, आपके लिए ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिटन जो है थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो आपके दाएं हाथ का काम है कि नहीं। चलो ठीक है, सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, जय हिंद।